आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7, एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर when placed with its axis making an angle of 60 degree with the uniform electric field experience a torque of 4√3 Newton meter. Calculate the potential energy of the dipole if it has charge plus minus 8 nano coulomb. Delhi 2014 में पूछा हुआ है। ये क्वेश्चन कल हम दिए भी थे आपको बनाने के लिए। हम लोग स्टार्ट करें उससे पहले थोड़ा सा कल का हम लोग जो रिवीजन का पोर्शन था उसको देख लेते हैं कि देखिए कल हम लोग देखे थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल के केस में कितना होता है, कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग निकालते हैं। फिर हम लोग यहाँ पर सीखे थे कि अगर किसी डायपोल को हम लोग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम लोग रख देते हैं तब उस पर टॉर्क लगता है और टॉर्क का वैल्यू कितना होता है। तो टॉर्क का हमने फॉर्मूला कैलकुलेट किया था, टॉर्क इक्वल टू पीई साइन थीटा के बराबर। डिटेल से समझाए थे कल लास्ट लेक्चर में। फिर हम लोग देखे थे कि वर्क डन कितना होता है रोटेट करने के बाद और फिर पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है। इस पर ये डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो ये चीज आप लोग इस क्वेश्चंस को कल भी देखे थे और आज आप लोग देख लीजिए। बिफोर वी बिगिन हम लोग स्टार्ट करें उससे पहले हम आपको बता देते हैं कि आपका मास्टर कोर्स है हमारा, जो हम लोग CTQ यानी कंसेप्ट थ्रू क्वेश्चंस, क्वेश्चन के बेस पर हम लोग कंसेप्ट आपको क्लियर करेंगे, जो आपके बोर्ड एग्जाम में काफी हेल्प करेगा क्वेश्चंस को सॉल्व करने के। इंपॉर्टेंट थ्योरी और डेरिवेशन भी हम यहाँ पर इंक्लूड कर रहे हैं अगर आप लेक्चर देख रहे हैं तो, और अगर आप न्यू है तो आप इस बात को समझ लीजिए। फिर इंपॉर्टेंट की पॉइंट भी हम यहाँ पर आप लोगों को बताते हैं। ये हमारा लेक्चर नंबर 4 है, लेक्चर नंबर 3 नहीं है, वो थोड़ा एडिटिंग मिस्टेक हो गया है, तो अगला बार से हम लोग इसको सुधार देंगे, ठीक है। तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। एक और इन्फॉर्मेशन कि हमारे यहाँ से ये डिफरेंट टाइप के कोर्सेज यहाँ पर आप लोगों के लिए चल रहा है, तो आप लोग इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले इस बात को समझिए कि दिया हुआ क्या क्या है। तो पहला दे रखा है कि एक डायपोल है, ठीक है, और इसका लेंथ दे रखा है 4 सेंटीमीटर। तो आप ये लिख लिए कि सॉल्यूशन में गिवन दिया क्या दिया 12 इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। अब 12 क्या होता है, डायपोल का जो लेंथ होता है ना उसको हम लोग 12 के टर्म में लिखते हैं, यानी कि L सेंटर से इधर और L सेंटर से इधर, लास्ट क्लास बताए थे। आप चाहे तो इसको x भी डायरेक्ट लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं है, बट हम लिख रहे हैं तो यहाँ पर हम 12 इक्वल टू 4 सेंटीमीटर और इसको मीटर में कन्वर्ट कर लिए। और क्या दे रखा है, कह रहा है कि इट्स एक्सिस मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। कह रहा है इसका जो एक्सिस है और इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके बीच का एंगल 60 डिग्री है, यानी कि थीटा कितना है 60 डिग्री दे रखा है। और ये कह रहा है कि एक्सपीरियंस टॉर्क 4√3 न्यूटन मीटर, इतना टॉर्क इस पे लगता है, तो टॉर्क कितना दे रखा है, ठीक है। और पूछ रहा है कि आप बताइए इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, ये पूछ रहा है अगर चार्ज दे रखा है इसके बराबर तो अब यहां पर चीजें आप देख लीजिए, जो दिया है उसका यूज कीजिए। टॉर्क दे रखा है ना 4√3 न्यूटन मीटर। देखिए यहां पर क्या करते हैं ना स्टूडेंट कंफ्यूजन में होते हैं, क्या करे क्या ना करे। तो सबसे बड़ी चीज यहां पर क्या है ना कि जो दिया हुआ है उसका आप यूज कीजिए। तो टॉर्क दिया हुआ है ना 4√3, तो टॉर्क इक्वल टू होता है पी साइन थीटा। अभी आपको बताएं तो पी साइन थीटा में आपको ये Q इंटू 12, पी इक्वल टू क्या होता है डायपोल मोमेंट, Q इंटू 12 होता है। और E का वैल्यू यहाँ पर दिया भी नहीं है तो E रख दिया, और साइन थीटा यहाँ पर ये चीज हम रख दिए। फिर मुझे यहाँ पर देखिए PE यहाँ पर हम फिर से Q इंटू 12 को P लिख दिया। अब ऐसा क्यों किए, देखिए यहाँ पर हम Q इंटू 12 तो लिख दिए, लेकिन बाद में मुझे पता चला, ऐसा मुझे लगा कि यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी निकालना है और पोटेंशियल एनर्जी में भी आपका PE ही होता है, तो क्यों ना हम PE का वैल्यू डायरेक्ट यहाँ से निकाल कर रख लें। इसीलिए हमने Q इंटू 12 को अलग से नहीं लिखा। तो यहाँ से PE इक्वल टू 4√3 बाय साइन थीटा, ठीक है, ये आ गया। अब पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है माइनस PE कॉस थीटा, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। सब फॉर्मूला का यहाँ पर खेल है और थोड़ी बहुत समझदारी का। तो ये आ गया माइनस 4√3 बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब बताइए कॉस बाय साइन इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉट थीटा हो जाएगा। तो इसका मतलब है कॉट 60 डिग्री आ जाएगा थीटा, यानी क्या जाएगा -4 जूल, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो देख रहे हैं ना किस तरीका से आपको थोड़ा समझना और फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो यहाँ से क्वेश्चंस आपके बन जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देखते हैं। ये चीज क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 8 है, एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E with its dipole moment P parallel to the field। हाँ देखिए क्या कह रहा है, पहले चीजों को समझिए कि एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, वो रखा हुआ है, प्लेस्ड का मतलब रखा हुआ है एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, और इसका वैल्यू दे रखा है E के बराबर। और ये भी कह रहा है कि इसका जो डायपोल मोमेंट है ना P, डायपोल मोमेंट भी दे रखा है P, ये पैरेलल है फील्ड के। इसका मतलब है कि एंगल कितना हो जाएगा 0 डिग्री हो जाएगा, किसके बीच में, इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल मोमेंट के बीच में। यही यहाँ पर इंपॉर्टेंट होता है। तो इलेक्ट्रिक शुरुआती यहाँ पर एंगल कितना हो गया 0 हो गया, ये यहाँ पर दे रखा है क्वेश्चन में। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर और एक डायपोल यहाँ पे रखा हुआ है, ये डायपोल भी इधर रखा हुआ है, ठीक है। तो ये आपको दे रखा है।
अब कह रहा है कि वर्क डन बताइए टर्निंग द डायपोल टिल द डायपोल मोमेंट इज द अपोजिट। कह रहा है कि आप इसको अपोजिट कर देते हैं, टर्न करके घुमा के इसको ऐसे करके खींच के ऐसे उल्टा कर देते हैं, तो बताइए वर्क डन कितना होगा। अब देखो यहाँ पर जो शुरुआत में आपका एंगल था ना वो 0 था, और जब टर्न करके पूरा आप घुमा दोगे 180 डिग्री से तो थीटा कितना आ जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। यानी कि शुरुआती एंगल 0 डिग्री और फाइनल एंगल 180 डिग्री आपका ये, ठीक है। अब पूछ रहा है कि वर्क डन निकालने के लिए आप यहाँ पर देखो वर्क डन का, ये देख लो वहां पे वर्क डन का, हाँ एक मिनट, हाँ ये देखो आप वर्क डन का फॉर्मूला पी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, इसी फॉर्मूला पे लगा दो। पी भी दे रखा है, उसके बाद आपका ई भी दे रखा है, और ये कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, तो पी ई और कॉस थीटा 1 0 और कॉस ये थीटा 2 180, यानी कि वर्क डन आ जाएगा 2p। कितना थोड़ा देखिए बड़ा सा क्वेश्चन लग रहा है, बट है आसान, समझ में आ रहा है आप लोगों को, तो ठीक है। होप सो आप लोग समझ रहे हैं चीजों को यहाँ पर। अब यहाँ पर टॉर्क इक्वल टू है देखिए पीई साइन थीटा। अब ये कह रहा है कि ये क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन तो देखे ही नहीं, अब कहते हैं ओरिएंटेशन ऑफ द डायपोल फॉर विच टॉर्क जो है वो मैक्सिमम होगा। अब बताइए कि टॉर्क मैक्सिमम कब होगा, तो आपको पता है ना कि टॉर्क का फॉर्मूला होता है पी साइन थीटा। अब बताइए पी साइन थीटा मैक्सिमम कब होगा, तो जब पी और ई तो दे ही रखा है, इसको आप कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब कह रहा है साइन थीटा मैक्सिमम होगा तभी ना मैक्सिमम होगा, ये कह रहा है साइन थीटा का वैल्यू मैक्सिमम कितना होगा। अब साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू होता है 1 के बराबर, क्योंकि साइन थीटा -1 से 1 के बीच में लाई करता है, तो सबसे अधिक 1 हो गया, यानी कि साइन थीटा 1 तो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। मतलब कह रहा है कि थीटा अगर 90 डिग्री होगा तभी इसका जो टॉर्क होगा वो मैक्सिमम होगा। दैट इज द क्वेश्चन, ये आपका क्वेश्चन था, ठीक है। 2014 में पूछा हुआ था कंपार्टमेंट में, ये देख लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा हम देख लेते हैं। ये छोटी आज एक चैप्टर है, इसमें देखिए 8 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं और काफी अच्छा क्वेश्चंस किए हैं यहाँ पर हम लोग। जो आपका सारा कुछ ये है ना दिमाग आपका क्लियर कर देगा यहाँ पर जो भी कंसेप्ट है, तो क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग यहाँ पर सीख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की अगर बात करें तो यहाँ पर देखिए ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ी सी समझदारी यहाँ पर आपको जरूरी है। देखिए क्या यूज पड़ेगा। करे कि एक डायपोल है जो प्रेजेंट है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में, जिसका मैग्नीट्यूड दे रखा है। तो क्या दे रखा है उसको पहले आप नोट कर लो। दे रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड 10⁶ न्यूटन पर कूलम, ठीक है। अब यहाँ पर कह रहा है कि इफ द वर्क डन इज रोटेटिंग इट फ्रॉम इट्स पोजिशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम टू पोजिशन ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। आप इसको क्या कर रहे हैं कि स्टेबल इक्विलिब्रियम से अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में ले जा रहे हैं, तो वर्क डन इतना हो जा रहा है। यानी कि वर्क डन आपका दे रखा है तो कहाँ से, स्टेबल से अनस्टेबल। तो आपको पता है ना कि स्टेबल होता है थीटा 0 डिग्री और अनस्टेबल होता है थीटा 180 डिग्री। कैसे, यहाँ पर देखिए आप थोड़ा सा पीछे जाइए, सब कुछ बताया गया है आप लोगों को, ठीक है। ये बीच में आ गया है स्लाइड, थोड़ी दिक्कत। और देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ देखिए आपको सब कुछ बताया गया है कि थीटा जब 0 होगा तब इसको स्टेबल बोलते हैं, और 180 होगा तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। क्यों बोलते हैं ये भी लास्ट क्लास में बताए थे, तो फिर से हम बताते चले तो पता चला हम लोग आगे ही नहीं बढ़ रहे हैं। तो लास्ट क्लास आप लोग जाकर जरूर देखिए, ठीक है। ये क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, तो थीटा स्टेबल है यानी कि शुरुआती 0 डिग्री है और अनस्टेबल है यानी कि 180 डिग्री। अब जैसे फॉर्मूला पे पुट कर दो, वर्क डन थीटा 1 से थीटा 2 पी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। वर्क डन दे रखा है क्वेश्चन में हम यहाँ पर आपके पास, ठीक है, इतना जूल दे रखा है। फिर पी का वैल्यू नहीं दे रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर दे रखा है आपको, ये सब दे रखा है, यानी पी आ गया इतना। जो यही पूछ रहा है कि यहाँ पर पी कितना होगा, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 9, जो कि डायपोल से रिलेटेड था। तो डायपोल से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस था हम लोग 3 4 5 क्वेश्चंस यहाँ पे कर लिए हैं, और एक और क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे, ठीक है। यहाँ से कुछ ये क्वेश्चन जो है ना कुछ अलग लीड देगा अब हम लोगों को, ठीक है। ये देखिए हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं, तो क्वेश्चन के माध्यम से कंसेप्ट तक पहुंच रहे हैं। मतलब पहले क्वेश्चंस, फिर उस क्वेश्चंस को पूरा करने के लिए कंसेप्ट, और वो भी कंसेप्ट पूरा डिटेल में एकदम अच्छे तरीका से, ठीक है। आप चाहे तो इनको नोट भी कर सकते हैं, साथ ही साथ यहाँ पर अगर आप चाहेंगे तो पीडीएफ में भी इसका प्रोवाइड मैं करवा दूंगा। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर जो है उस पर जुड़ सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, यहाँ आप कमेंट कर सकते हैं, मैं व्हाट्सएप नंबर आप लोगों को दे दूंगा। तो ये आप लोग यहाँ से जुड़ सकते हैं, और 45 से 60 दिनों में कंप्लीट फिजिक्स आप पढ़ के जाइए और अच्छे मार्क्स यहाँ पर कर लीजिए। लेकिन हाँ, एक चीज़ है कंडीशन कि आप लोग अच्छे से अभी भी करेंगे, तो ऐसा नहीं कि देख के छोड़ देते हैं, लिखना पड़ेगा, 2-4 बार इसको पढ़ना पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। कह रहा है कि फिगर दिखाया गया है और यहाँ पर 2 लार्ज मेटल प्लेट्स, 2 लार्ज मेटल प्लेट्स P1 एंड P2 टाइटली हेल्ड अगेंस्ट ईच अदर एंड प्लेस्ड बिटवीन 2 equal and unlike point charges perpendicular to the line joining them। ये कह रहा है, देखिए ये वाला एक प्लेट है P1 और एक प्लेट P2 है, ये टाइट कर दिया गया है, ठीक है ना, ये टाइटली हेल्ड करके रखा गया है। और कह रहा है कि एक हाँ ठीक है, एक यहाँ पर चार्ज है Q1 Q
और एक है माइनस क्यू, यहाँ पे रखा गया है जो पोजीशन दे रखा है। फिगर एक्चुअली ये दिया ही हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है, इस तरह का फिगर दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो ये दे रखा है। अब कह रहा है परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग देम, यहाँ पे ऐसे रखा हुआ है, इसके परपेंडिकुलर रखा हुआ है जो लाइन ज्वाइनिंग है। कह रहा है कि व्हाट विल हैपन टू प्लेट व्हेन दे आर रिलीज्ड, कह रहा है कि जब प्लेट को छोड़ देंगे, अभी तो टाइट करके रखे हुए हैं हम लोग, लेकिन जब छोड़ देंगे तो क्या होगा इस पर, ठीक है, ये चीज। अब यहाँ पर चीजों को आप देखिए एक बार, जब हम इंडक्शन बढ़ा रहे थे फर्स्ट लेक्चर में आपको बताए थे कि जो प्रोसेस होता है ना चार्जिंग का, वो इंडक्शन भी होता है। तो यहाँ पर देखिए प्लस क्यू चार्ज है, तो ये करेगा कि इस प्लेट पर यहाँ माइनस खींच लेगा, प्लस है तो माइनस अटैच हो जाएगा और इस साइड प्लस हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्या होगा, ये माइनस है तो इस साइड प्लस आ जाएगा, खींचेगा और यहाँ पर माइनस आ जाएगा। अब इसमें क्या आ गया, प्लस माइनस, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, प्लस माइनस, तो यहाँ पे स्टार्टिंग अट्रैक्टिंग टुवर्ड्स ईच अदर, ठीक है, ये एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा। और ये कह रहा है ड्रॉ द पैटर्न ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, नो दिस इज द न्यू कंसेप्ट, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। देखिए आप लोगों को पूछते हैं यहाँ पर, ये 2009 में पूछा गया है क्वेश्चन। कह रहा है कि इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ना, इसको आप ड्रॉ कीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसा होगा। अब यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक नया कंसेप्ट आ गया, हालांकि जो कंटिन्यू कर रहे होंगे उसके लिए नया तो बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि जब हम बताए थे आपको फील्ड थ्योरी का कंसेप्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड बता रहे थे, उसमें बताए थे कि जितना सारा चार्ज पार्टिकल है वो सभी चार्ज पार्टिकल क्या करता है, अपना इफेक्ट फैलाता है, अपना प्रभाव क्षेत्र फैलाता है बाय द हेल्प ऑफ लाइन। इसी को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बोलते हैं, ठीक है, इसी को क्या बोला था, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। अब ये चार्ज पार्टिकल है, ये चार्ज पार्टिकल है, ये अपना लाइन फैला रहा होगा, ये अपना लाइन फैला रहा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सब फैला रहा होगा। तो कह रहा है कि ये पूरे के पूरे सिस्टम का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पैटर्न कैसा होगा। तो आप देखिए यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज है ना, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा निकलता है बाहर की तरफ और माइनस की तरफ हमेशा जाता है परपेंडिकुलरली। तो इस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगा, देखिए यहाँ से ऐसे परपेंडिकुलरली गया, यहाँ से निकला, और ये चूंकि प्लस है और ये माइनस है, इसको खींचेगा तो इसको करके ऐसे करके चला गया यहाँ पर, ठीक है। और हाँ, एक और चीज ध्यान रखना है कि देखिए इसके बीच में ये वाला जो है ना, ये वाला बीच में लाइन नहीं होना चाहिए, ये वाला बीच में जो हम यहाँ पर लाइन ऐसे खींच लिया ना, वो नहीं होना चाहिए, ये बीच में ब्रेकिंग होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है, ब्रेकिंग होना चाहिए। मैं इसको इरेज करता हूँ, तब आप लोगों को दिखेगा कि इसके बीच में कोई भी लाइन यहाँ पर नहीं दिख रहा है, ठीक है, ये आप लोगों को होना चाहिए। देखिए देखिए है क्या इसके बीच में, ये वाला, ये जो लाइन है ना यहाँ पे, ये लाइन यहाँ पर ब्रेकिंग दिखा रहा है, अगर ब्रेकिंग नहीं होगा ना तो ये गलत हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये अब क्यों ऐसा होता है, थोड़ा सा हम इसको आगे देखेंगे जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पढ़ेंगे। जब क्या अभी पढ़ लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होता क्या है। जैसे कि अभी आपको बताए हैं क्या कि जितना सारा चार्ज पार्टिकल होता है, वो चार्ज पार्टिकल अपने चारों तरफ सराउंडिंग में प्रभाव फैलाता है बाय द हेल्प ऑफ लाइन, जिसको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बोलते हैं। और इसी लाइन के वजह से फोर्स भी लगता है एक बॉडी दूसरे बॉडी पर, यानी एक चार्ज दूसरे चार्ज पे फोर्स भी लगाता है, इसीलिए इस लाइन को हम लोग इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स के नाम से भी जानते हैं। अब यहाँ से देखिए एक चार्ज पार्टिकल है, अब ये चार्ज पार्टिकल पर लाइन तो बहुत तरह का हो सकता है, ऐसे ऐसे निकल सकता है, किसी का मन है कि सर चार्ज है लाइन ऐसे निकल गया, किसी का मन है कि सर लाइन जो है ना सीधा निकलेगा, तो किसी भी तरह का हो सकता है। तो उसी में से कहा गया इसमें से कौन सा लाइन को सिलेक्ट करोगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डेफिनेशन दिया गया कि एक लाइन वैसा लाइन, ए लाइन ड्रॉन इन इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन, इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन, रीजन मतलब यहाँ पर क्षेत्र हो गया, ठीक है, सच दैट, इस प्रकार से कह रहा है कि कौन सा लाइन सिलेक्ट करो इस तीनों में से, तो हम वो लाइन सिलेक्ट करेंगे दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन द लाइन गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। कह रहा है कि इस तीनों में सभी पॉइंट पर टेंजेंट खींचो, जैसे ये लाइन है, यहाँ पर टेंजेंट खींच के देखो इधर आएगा, यहाँ पे खींच के देखो इधर आएगा, फिर यहाँ पे इस लाइन पे खींच के देखो इस लाइन पे। कह रहा है कि जिस लाइन पे टेंजेंट खींचने के बाद टेंजेंट का वही डायरेक्शन आता है जो डायरेक्शन एक्चुअल में इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है, तो उसी लाइन को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ पर कंसीडर करेंगे और बाकी सारे लाइन को छोड़ देंगे, ठीक है। कहने का क्या मतलब हुआ ब्रीफली कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की किसी भी पॉइंट पर खींचा गया जो टेंजेंट होता है, उस टेंजेंट का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के बराबर होता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होता है, तो ये होता है आपका फोर्स के डायरेक्शन की तरफ, क्योंकि बताया था ना इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला फोर्स बाय चार्ज, तो जिधर फोर्स का डायरेक्शन उधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन होता है, जैसे ये वाला आप देख लीजिए यहाँ पर, ठीक है। ये है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। कुछ प्रॉपर्टीज भी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के, ठीक है, उस प्रॉपर्टीज को हम लोग क्या करेंगे यहाँ इस क्वेश्चंस के माध्यम से समझेंगे प्रॉपर्टीज को। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि व्हाई डू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन नॉट फॉर्म क्लोज लूप। कह रहा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन क्लोज लूप क्यों नहीं फॉर्म करता है, ये ऑल इंडिया 2014 और दिल्ली 2012 में है। फिर कह रहा है व्हाई डू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर इन क्रॉस ईच अदर, ये एक दूसरे को क्रॉस क्यों नहीं करता है। और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाई मस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सर्फेस ऑफ द चार्ज बॉडी द नॉर्मल टू द एट द ईच अदर, गिव रीजन, कारण भी दीजिए। ये आपको फॉर्म 2014 और 2012 में ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है, ठीक है।
तो ये आपका 3 क्वेश्चंस हो गया। ठीक है, हम क्या करते हैं यहाँ पर आप लोगों के लिए इस क्वेश्चंस को छोड़ देते हैं, थोड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड एंड खुद से भी तो लिखिए। अब लिखेंगे कैसे, देखिए अभी के ज़माना बहुत सिंपल है। ठीक है, वर्ड डिजिटलाइज हो रहा है, आप लोग डिजिटल के माध्यम से पढ़ भी रहे हैं, तो आप सीधा सा इस क्वेश्चंस को ना लिख के आप सर्च मार दीजिए। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये दिल्ली में 2012 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये भी पूछा हुआ 14 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये भी 14 और 12 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आप लोग को गूगल पे सब मिल जाएगा ये क्वेश्चंस। ठीक है, अब ये तीनों का आंसर आप जरूर लिखिएगा, नहीं लिखने का कोई सवाल ही यहाँ पर उत्पन्न नहीं होता है। तो इसको आप जरूर लिखेंगे, और लिखने के बाद जो है ना, अगर हो सके तो आप कमेंट करके बताएंगे भी सर मैंने लिख लिया। और आप देखना, जो भी अगर आप मेहनत करेंगे ना, मैं ये 100% बोल सकता हूँ कि आप लोग को सारे को अच्छे मार्क्स आएंगे। नहीं करेंगे तो फिर कुछ बोलने का रह ही नहीं गया है। तो आप लोगों को पता है नहीं करेंगे तो क्या होने वाला है। ठीक है, तो ये तीनों क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और 5-6 लाइन इसका आंसर आएगा, एक का 5 लाइन आएगा, और ये साथ ही साथ क्या ये न्यूमेरिकल्स भी नहीं है, तो इसको आप लोग जरूर सोल्व करेंगे। और कल जो नेक्स्ट क्लास में जो हम लोग करेंगे वो करेंगे गॉस लॉ, और उससे रिलेटेड एप्लीकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कितना इंपॉर्टेंट है ये अपने आप आजू बाजू वाले से पूछ सकते हैं जो आपका एग्जाम दे दिया है गॉस लॉ। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो आज के लिए इतना ही। अगर कोई दिक्कत है, आप लोगों को प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। ठीक है, आगे हम आपके डाउट को क्लियर कर दिया करेंगे। अच्छा लगता है तो दूसरों तक भी पहुंचाइए, ये आपकी जिम्मेदारी है कि सब लोग पढ़े और सब लोग बढ़े। थैंक यू।